हेलो स्टूडेंट्स, आज के मेरे इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको टॉपिक आपको आज पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कहा था कि मैं परमाणु संरचना में आज आपको मैं परमाणु के मॉडल, विभिन्न मॉडल जो हैं, विभिन्न परमाणु के जो प्रतिरूप हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बतलाने वाला हूं। इससे पहले वाले जो वीडियो में अब मैंने आप लोगों को आपको परमाणु के मूलभूत कणों के बारे में बतलाया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको परमाणु मॉडल के बारे में बतलाऊंगा। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था, आपने अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग राहुल केमिस्ट्री पॉइंट के चैनल पे जाइए और वहां पर पिछला वीडियो आप लोग देखिए, जिससे कि आज आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आए। मैं राहुल गुप्ता, आज मैं आप लोगों को परमाणु मॉडल के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये कहा था कि परमाणु के बारे में सबसे पहला शब्द जो बोला गया था वो डाल्टन ने कहा था, और डाल्टन ने कहा था भाई परमाणु अविभाज्य कण है। फिर परमाणु के मौलिक कणों के बारे में बताया गया। परमाणु में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो फिर ये समस्या आई कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में कहां स्थित है। बेटा, न्यूट्रॉन की खोज उस समय तक नहीं हुई थी। रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल दिया था तब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल देने के बाद फिर न्यूट्रॉन को कहां माना गया? न्यूट्रॉन को नाभिक में ही माना गया। तो चलिए विभिन्न परमाणु मॉडल पर विचार करते हैं। पहला परमाणु जो मॉडल है वो है थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। बच्चों, थॉमसन ने यह कहा कि जो परमाणु है, परमाणु ठोस धनावेशित गोला होता है। परमाणु धनावेशित गोला है। ये इस प्रकार से आपका धनावेशित गोला है। यानी यूं कह सकता हूं कि इसमें पूरी तरह से जो प्रोटॉन्स हैं, धनावेशित जो प्रोटॉन्स हैं, वो प्रोटॉन्स इसमें ठूस के भरे हुए हैं, एक दूसरे के अत्यधिक एक दूसरे के निकट हैं। ये पूरा की पूरा परमाणु जो है वो धनावेशित गोला है, यानी प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन, जो ऋणावेशित कण है, वो इसको उदासीन बनाए रखने के लिए इसके बीच बीच में ऐसे स्थित होते हैं, जैसे हम लोग बात करें कि तरबूज का अगर आप मॉडल लें तो तरबूज का मॉडल हम लेंगे तो हम कहेंगे कि तरबूज में जैसे बीज उपस्थित होते हैं वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। वैसे ये जो मॉडल था उसका प्लम पुडिंग मॉडल कहलाया था। प्लम पुडिंग मॉडल एक यूरोपियन मिठाई है। हम लोग इसको हिंदुस्तानी संस्करण के रूप में बोल सकते हैं कि एक तरबूज मॉडल है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि हमारे मोतीचूर का लड्डू है, जो विभिन्न जो आप जानते हैं जो बूंदी है, वो तो आपके हो गए धनावेशित भाग, यानी आपके प्रोटॉन, और बीच बीच में जो इलायची वगैरह आप डाल देंगे या जो भी है चीजें, वो या तरबूज के जो बीज अगर डाल दोगे उसके अंदर, तो वो आपके लिए क्या हो गए सर? इलेक्ट्रॉन। ये इस प्रकार से मॉडल थॉमसन ने पहला मॉडल दिया। जल्दी ये मॉडल फेल हो गया। क्यों इसलिए हुआ? क्योंकि रदरफोर्ड ने एक परमाणु प्रतिरूप का मॉडल दिया और उसने क्या किया? उसने एक प्रायोगिक आधार इसके लिए दिया। उसने क्या किया कि एक सोने की पतली पन्नी ली और उस सोने की पतली पन्नी पर रेडियो एक्टिव के विकिरणों की क्या कर दी? उसमें बौछार करवा दी। रेडियो जो है अल्फा कण बोलूंगा कि अल्फा कणों की उस पर उसने क्या किया? बौछार करवाई। एक सोने की पतली पन्नी ली गई। मान लीजिए ये सोने की जो पतली पन्नी है, बेटा ये जो सोने की जो पतली पन्नी है, इस पर ये हमारा मान लीजिए सोने की पतली पन्नी पर उपस्थित एक क्या है? परमाणु, सोने का परमाणु। ये सोने का परमाणु है बेटा। और इसका जो केंद्र का जो है ये इसका एक केंद्र है, ये धनावेशित भाग है। ये है धनावेशित भाग, जो मैं बाद में बताऊंगा। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। जो धनावेशित भाग को आप नाभिक बोलते हो, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और वो कैसे की थी मैं भी आपको बतलाऊंगा। और प्रेक्षण देखने के लिए, यानी प्रयोग के जो परिणाम को देखने के लिए उसने क्या किया? इस सोने की पतली पन्नी के दूसरी तरफ जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा उसने इसमें लगा दिया।
जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जब वो कण उस पर टकराएंगे ना, तो टकराएंगे तो चमक उत्पन्न होगी। चमक से पता लगाया जाएगा कि इसमें जो कण है परमाणु में वो कहां कैसे स्थित है। अब देखिए मैं आपको समझाऊं तो जो देखिए अधिकांश उसने जब प्रयोग किया तो उसने देखा जो ये हीलियम द्विधनावेशित हीलियम कण होते हैं बेटा, ये जो द्विधनावेशित हीलियम कण जिसको आप अल्फा कण बोलते हो, अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी में से सीधे ही निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी में से क्या हो गए, सीधे ही निकल गए, सीधे ही चले गए। जब अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी में से सीधे ही निकल गए तो उसने यहां पर एक प्रेक्षण दिया। उसने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, रिक्त होता है। उसने ये एक पहला प्रयोग प्रेक्षण दिया भाई कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। और बाद में उसने जब परमाणु का मॉडल दिया तो उसने कहा कि जो परमाणु का जो अधिकांश भाग रिक्त होता है उसमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी अधिकांश जो रिक्त भाग है उसमें कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। समझ में आ गई बात। और उसने जो दूसरा प्रेक्षण किया वो दूसरा प्रेक्षण उसको यहां से पता मिला कि जब उसने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपित हो जाने का मतलब अब जो सीधे गुजरने चाहिए थे वो सीधे ना गुजरकर कुछ कोण पर वो मुड़ जाते हैं। और जब कुछ कोण पर मुड़ जाते हैं तो देखिए अल्फा कण कैसा है, अल्फा कण है धनावेशित। ये धनावेशित कण है भैया, और धनावेशित कण है और अगर ये मुड़ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के केंद्र में कौन रहता है, धनावेशित भाग उपस्थित रहता है, जिसका उसने नाम दिया नाभिक। यानी नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। धनावेशित है तभी तो प्रतिकर्षण के कारण वो क्या हो जाएंगे, वो कुछ कोण पर जाकर क्या हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे, यानी कि मुड़ जाएंगे। ठीक है। और कुछ ही कण अगर वो विक्षेपित हुए थे, इसका मतलब उसने दूसरा पॉइंट जो दिया वो दूसरा पॉइंट ये दिया मेरे बच्चों कि परमाणु के केंद्र पर धनावेशित भाग उपस्थित होता है। ठीक है। और धनावेशित भाग को क्या नाम दिया उसने, क्या नाम दिया बच्चों, नाभिक। ठीक है। और जो मैं दूसरी बात जो बोलना चाह रहा था वो ये बोलना चाह रहा था कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। मैं आयतन बोल सकता हूं, उसका आकार भी बोल सकता हूं, ये उसकी तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। जनरली अगर आप देखें तो हम ये कहें कि अगर ये जो आप देखें सेंटीमीटर, ये अगर इसका आयतन है, ये हमारा आयतन है नाभिक का, तो हमारे जो परमाणु है, परमाणु का जो आयतन या आकार जो होगा ना, वो परमाणु का आकार होगा ये। मतलब इतना फर्क आता है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर ऋणावेशी संख्या में अगर छोटी संख्या आ रही है, इसका मतलब उसका मान बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं परमाणु का आकार की तुलना में हमारा जो नाभिक का जो आकार है वो कितना है, वो नगण्य है। अगर आप इस संख्या को समझना चाहें, संख्या को देखकर पता नहीं लगता, लेकिन अगर आप संख्या को समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं, एक बड़ा आकार का फुटबॉल का जो ग्राउंड है उसमें एक छोटी सी मक्खी बैठी हुई है, यानी इस तरह से एक नाभिक परमाणु में उपस्थित रहता है, जिसके बारे में पता चला क्योंकि कुछ ही कण अपने मार्ग से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। एक और जो घटना जो उसको सबसे बड़ा चौंकाई उस घटना ने, वो ये कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में से, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जिस मार्ग पर वो गया उसी मार्ग पर वो पुनः लौट आया, या यूं कह लो बहुत अधिक विचलित हो गया था। अरे यार यूं कह सकते हैं 180 डिग्री के कोण पर लौट आया। इस घटना से उसने ये कहा कि जो अत्यंत सूक्ष्म भाग में जो परमाणु में जो नाभिक रहता है, परमाणु का संपूर्ण भार
नाभिक में केंद्रित रहता है। मेरे बच्चों, अगर नाभिक हल्का फुल्का होता तो अल्फा कण जो तीव्र वेग से उस पर जा रहे थे तो नाभिक क्या होता, अपने स्थान से विचलित हो जाता। नाभिक अगर विचलित नहीं हुआ, इससे यह पता चलता है कि परमाणु का संपूर्ण भार किसमें केंद्रित होता है, नाभिक में। जैसे ये ऐसी घटना है कि अगर आप बॉल को दीवार पर मारोगे तो वो दीवार अपने स्थान से विचलित नहीं होगी, बॉल बनी रिबाउंड हो जाएगी। इसका मतलब जो द्रव्यमान केंद्रित है वो कहां केंद्रित है, दीवार पर। और अगर आप कोई हल्की सी कोई वस्तु पर अगर बॉल मारोगे तो बॉल भी अपने मार्ग से विक्षेपित होगी और जो वस्तु है वस्तु भी अपने मार्ग से चली जाएगी। इसका मतलब वो उस पर ज्यादा उसका भार केंद्रित नहीं है। मेरे बच्चों, ये बात मैंने कल ही आपको समझाई थी मेरे प्रीवियस उसमें लेक्चर के अंदर, और मैंने ये कहा था कि देखिए परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के तुल्य होता है। समझ में आ गई? और अब इस प्रकार से जब हम बात करें, ये तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं, मैं लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं तीसरा पॉइंट आपके लिए बोल रहा हूं कि परमाणु का आप लिख सकते हैं, परमाणु का संपूर्ण भार अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित भाग जिसे नाभिक कहते हैं उसमें क्या रहता है, केंद्रित रहता है। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए जरा। ये हो गया हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब मैं आपको संक्षिप्त में इसके पूरी बात समझाऊं तो संक्षिप्त में बात आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट डाल लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाइएगा, क्या कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और उस रिक्त भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बाद में रदरफोर्ड के बाद खोज की थी, उसको न्यूट्रॉन को नाभिक में केंद्रित मान लिया गया, उपस्थित रहते हैं। और तीसरी बात, परमाणु का संपूर्ण भार न्यूट्रॉन में केंद्रित रहता, नाभिक में केंद्रित रहता है, यानी परमाणु का संपूर्ण भार नाभिक के भार के तुल्य होगा। अब रदरफोर्ड का जो परमाणु प्रतिरूप था वो बहुत ही अच्छा मॉडल था, उसको बाद में आज तक हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कमियां थी। और वो कमियां ये थी, कुछ साइंटिस्टों ने इसको पकड़ लिया और ये कहा कि देखिए, हमने मैक्सवेल ने कहा ये बात, देखिए हम ये जानते हैं कि कोई भी धनावेशित कण अगर नाभिक के चारों ओर वर्तुल या वर्ताकार कक्षाओं में अगर गति करता है तो धीरे धीरे वो उसका ऊर्जा का ह्रास होगा और ऊर्जा का ह्रास होते होते वो सीधे सर्पिलाकार गति करते 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 कहां गिर जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी नाभिक में होने चाहिए, जो होते नहीं है। यानी मैक्सवेल के इस सिद्धांत को हमारा ये रदरफोर्ड नहीं समझा सका। मैं सर्पिलाकार गति कैसे बोल रहा हूं, मैं इस तरह से बोल रहा हूं, इस तरह से गति करते 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 उसको नाभिक में इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए। इस बात को वो रदरफोर्ड समझा नहीं पाया। एक तो ये गलती हो गई उससे। दूसरी, अगर वो ये कहे रदरफोर्ड कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, यानी ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा, इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए, स्पेक्ट्रम के बारे में टेंशन मत लेना मेरे बेटा, स्पेक्ट्रम डिटेल में हमने बात नहीं करने जा रहे, हमारे कोर्स में स्पेक्ट्रम नहीं है। आप तो ये मान लीजिएगा स्पेक्ट्रम एक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन को अध्ययन करते हैं। तो लगातार अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए तो जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए, स्पेक्ट्रम आना चाहिए बेटा सतत आना चाहिए। अब आपका गुरुदेव ये सतत की क्या भला है? अरे मेरे भाई, यूं समझ ले कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम आता है वो रेखीय आता है। रेखीय का मतलब देखिए मैं ऐसे समझाऊंगा, इससे आपको सतत बात की समझ में आ जाएगी। देखिए कुछ रेखाएं ब्लैक आई, काली रेखाएं प्राप्त होती है परमाणु के स्पेक्ट्रम की, और उसके बाद फिर व्हाइट आती है, फिर इस तरह से ब्लैक आती है, फिर व्हाइट आती है, फिर इस तरह से ब्लैक आती है, फिर व्हाइट आती है। यानी ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? रेखीय स्पेक्ट्रम परमाणु का होता है। यानी इसका मतलब स्पेक्ट्रम वैज्ञानिकों ने ये कहा कि अगर आप ये मानते हो कि परमाणु अगर सतत ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो भैया ये रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है? रदरफोर्ड इन दोनों बातों का आंसर नहीं दे सका। इसके बाद एक और मॉडल आया जो आज तक चल रहा है, और वो है बोर का परमाणु प्रतिरूप।
बेटा बोर के परमाणु प्रतिरूप को भी मैं बताता हूं, उससे पहले जैसा मैं बोलता आ रहा हूं हमेशा ही कि वीडियो को आप पॉज करके या तो उसको नोट कर ले मेरे बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं, या फिर आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे कि आपको ये चीजें नोट हो जाएंगी। तो चलिए ऐसा आप लोग इसको कर लीजिए। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं बोर का परमाणु प्रतिरूप। बच्चों, बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप को बिल्कुल इसी रूप में स्वीकार किया। उसने कहा कि बिल्कुल ही रदरफोर्ड जो बातें कह रहे हैं, रदरफोर्ड कोई गलत बात नहीं कह रहे, वो बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। बस उन्होंने जो दो कमियां थी ना रदरफोर्ड की, उन दो कमियों को बोर ने सुधार दिया। और बोर ने कोई बेटा प्रैक्टिकल नहीं किया। ये देखिए, ये बहुत ताज्जुब वाली बात है, और आज तक जमाना बोर के परमाणु प्रतिरूप को मानता है। बोर ने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया। बोर ने जो अपनी 3 अवधारणाएं दी, बोर ने अभिधारणाएं या परिकल्पनाएं बोलते हैं यार, परिकल्पनाएं, परियों की कल्पनाएं, यानी भगवान जाने क्या सपना आया था कि उसको। बस बोर ने ये कहा जी देखिए जी, आप ये बोल रहे हो मैक्सवेल भाई साहब, आप ये बोलते हो कि उसको ऊर्जा का उत्सर्जन करते 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 नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। तो उसने कहा जी मेरी बात सुन लो कि एक वर्ताकार कक्षा में गति करने वाला इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ना ही अवशोषण करेगा। यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो वर्तुल गति करता है, उसमें जो ना तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना वो अवशोषण करता है, ऐसे ऊर्जा स्तरों को कहा गया स्थायी ऊर्जा स्तर। इनकी ऊर्जाएं नियत रहती और इन्हें मुख्य ऊर्जा स्तर के नाम से भी जानते हैं। जो क्वांटम पढ़ेंगे ना बेटा, क्वांटम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट ICR AR में एग्जाम में ये क्वांटम संख्याओं से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटम संख्याएं आपको परेशान करती हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में जो बताया वो बोर ने बताया। क्या कहा, मैं वापस रिपीट करता हूं, नाभिक के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो अपनी स्थायी ऊर्जा अवस्था में गति करते हैं, और ऐसी किसी ऊर्जा स्तर में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा न ही अवशोषण, यानी वो स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है। और ऐसी ऊर्जा अवस्थाएं क्या होती है, अनंत। ऐसी ऊर्जा अवस्थाएं अनंत होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये बताऊं, ये नाभिक है और ये स्थायी ऊर्जा अवस्था है। ये महाराज इलेक्ट्रॉन है, ये गति कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब गति कर रहे हैं और एक निश्चित दूरी पर ये गति कर रहे हैं। मान लीजिए ये r दूरी है, शायद नजर आ रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है। बेटा नाभिक पर आवेश को हम लोग ZE से दर्शाते हैं, अब ZE से इसको नाभिक को दर्शाते हैं। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, स्थायी ऊर्जा वर्ताकार कक्षा में। और इस तरह से ये जो वर्ताकार कक्षाएं होती है, अनंत वर्ताकार कक्षाएं होती है, मैं आपके लिए बना देता हूं। ये अनंत वर्ताकार कक्षाएं होती है बेटा। इसको n से व्यक्त करते हैं, n = 1, n = 2, n = 3, और इस तरह से लास्ट में मान लीजिए ये हमारा अनंत ऊर्जा स्तर है, ये है n =∞। मैं लिख रहा हूं अनंत ऊर्जा स्तर। इसको अक्षर संकेत k से व्यक्त किया गया, इसको l से, इसको m से। मैं बाद में इसको क्वांटम संख्याओं में भी बताने जा रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीजें कहीं पहली बात क्या हो गई, पहली अवधारणा आपके समझ में आ गई होगी। और बेटे जो पहली अवधारणा से प्राप्त एक गणितीय संबंध आया था, और वो गणितीय संबंध आया था mv² अपॉन r = Z² अपॉन r²। इसमें मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, आपसे कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया देता चलूं। या mv² अपॉन r अपकेंद्रीय बल है, ये है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल है जो कहां लगता है, अपकेंद्रीय बल जो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है ना, ये केंद्र की ओर लगता है। अपकेंद्रीय बल केंद्र की ओर, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी गलत बोल गया। अप का मतलब होता है अपर, अपर का मतलब होता है ऊपर की ओर। ये अपकेंद्रीय बल, ये है सर अपकेंद्रीय बल जो कहां लगता है, नाभिक से ऊपर, यानी अपर, अपर मतलब ऊपर। ठीक है, और इसको बैलेंस करता है, इसको बैलेंस कौन करता है, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, और इस अभिकेंद्रीय बल को यहां पर हम बोलते हैं आकर्षण बल। यह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है आकर्षण बल, यानी कि
ये हो गया हमारे लिए आकर्षण बल। यानी उसने पहला गणितीय संबंध ये दिया कि अपकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन के लिए किसके बराबर होता है, अभिकेंद्रीय बल यानी आकर्षण बल के बराबर होता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन क्या वर्ताकार कक्षा में गति करते हैं, क्योंकि आप देखिए बेटा थोड़ी बुद्धि लगाइए, अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़ के भाग जाएगा, और अभिकेंद्रीय बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गई। दूसरी जो उसने परिकल्पना दी, दूसरी परिकल्पना वो ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो वो उसी वर्ताकार कक्षा में गति करता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, मैं बोल रहा हूं देखिए लिखते जाइएगा, उसी वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब यही बोर का दोष था मेरे भाई, ये नहीं बता पाया वो कि h/2 पाई कहां से आया, इस बारे में बोर नहीं बता पाया था। तो दूसरा गणितीय संबंध हमारे लिए आया कि कोणीय संवेग mPr = h/2 पाई का पूर्ण गुणज यानी कि nh/2 पाई के बराबर होगा। यानी इसे हम बोलेंगे सरकार कोणीय संवेग। ये कोणीय संवेग है और ये है ऊर्जा स्तर का मान। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, देखिए क्या क्वेश्चन आया मैं आपको बताता हूं। मैं आपके लिए क्वेश्चन यहां लिखा हूं, आप देख सकते हैं कि बोर की द्वितीय कक्षा के लिए, बोर की द्वितीय कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान होगा, और ऑप्शन आपको दिए गए h/2 पाई, दूसरा ऑप्शन दिया गया h/π, तीसरा ऑप्शन दिया गया 3h/2 पाई और चौथा ऑप्शन दिया h/3 पाई। मैं यहां पर एक बात कहता हूं, इन चारों विकल्प में से हम लोग कैसे बात करेंगे। देखिए बहुत इजी है, मैं आपको समझाऊं, देखिए इसका हल कैसे होगा। आपको अभी मैंने बताया mPr = nh/2 पाई, n का मान द्वितीय बोर कक्षा के लिए कितना होगा दादा, बोलो मेरे बच्चों, 2 होगा ना, या n का मान 2 रख देता हूं तो mPr = क्या आया 2h/2 पाई, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया h/π। बेटा आपको ये जेड और ICAR के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कितना आसान है। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी वीक होती है, आप घबराएं नहीं, बहुत इजी होती है, देखो कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं बात करूं बोर की तीसरी परिकल्पना की। बोर की तीसरी परिकल्पना में यह कहा गया, तो जो वर्ताकार कक्षा में गति करता है ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर की ओर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर की ओर जाता है ना, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण करता है। अब यही कंफ्यूज वाली बात है, आप कहेंगे गुरुदेव ये कैसे पता चलेगा कि कब उत्सर्जन करता है कब अवशोषण करता है। तो मेरे बेटा बहुत इजी सी बात है, मेरी बात को गौर से समझना और सुनिएगा। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाएगा, निम्न से उच्च की ओर जाएगा, तो आप ही सोचो ना ऊर्जा की वो आवश्यकता होगी कि नहीं होगी उसको, निम्न से उच्च की ओर जा रहा है यार, यानी वो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण। अरे यार आप ऊंचाई की ओर जा रहे हो तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, वो अवशोषण। ठीक है, और अगर इसी तरह से बताओ क्या होगा फिर, अगर वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आता है, अगर वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आता है तो क्या करेगा वो, बोलो, ऊर्जा का उत्सर्जन यानी ऊर्जा को मुक्त करेगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये गया, यहां से गया, तो अब तो ये क्या कर रहा है, ऊर्जा का
ऊर्जा का अवशोषण, और अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आ रहा है, कैसे भी देखिए, तो ये ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, और ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, ऊर्जा के निर्धारित पैकेट होते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटा। क्वांटा के रूप में ये ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, और वो क्वांटा के जो पैकेट, ऊर्जा के मान जो होते हैं पैकेट, वो फिक्स होते हैं। वो कितने होते हैं दोस्तों, तो बोर की तीसरी परिकल्पना में हम ये देखेंगे कि डेल्टा E इजिकल टू एच न्यू, ये है सर ऊर्जा का निर्धारित मान है, ये ऊर्जा का निर्धारित मान है, इसे हम बोलते हैं क्वांटा। ये क्वांटा या फोटोन भी बोल देते हैं इसको, ये क्वांटा या फोटोन कहलाता है सर। और डेल्टा E हम लोग कैसे निकालेंगे यार, En1 माइनस En2 इजिकल टू एच न्यू, ये आ गई बोर की तीसरी परिकल्पना। En2 En1 ये सब बात बेटा डिपेंड करेगा कि वो देना क्या चाहता है, कि सब उच्च से निम्न की ओर आया, तो जहां से जहां पर आया, ठीक है, तो वहां पर ये मान होगा En1, हम लोग जो बात कर सकते हैं कि En1 हमने उच्च ऊर्जा स्तर का मान ले लिया, और En2 हमने क्या कर दिया, निम्न ऊर्जा स्तर का मान ले लिया, निम्न से उच्च की ओर गया। तो बेटा इसमें चिन्ह का फर्क आएगा, मैं बात आपको बता दूं, ऊर्जा के मान तो सेम आएंगे, चिन्ह का फर्क आएगा। अगर ऊर्जा का अवशोषण होता है तो ऊर्जा का मान आता है धनात्मक, और ऊर्जा का अगर उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा का मान क्या आता है, ऋणात्मक। तो टेंशन मत लेना En2 En1 में, या टेंशन मत लेना, मान सेम आएगा, बस चिन्ह का फर्क आएगा। तो ध्यान रखना, अगर ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है तो धनात्मक चिन्ह, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो वहां पर चिन्ह क्या आएगा, ऋणात्मक। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बेटा इसके बाद क्या किया, बोर ने, जो बोर की जो परिकल्पनाएं दी गई थी, बोर ने 3 जो आपके लिए दिए, अब उसके बाद हम लोग बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, बोर कक्ष की ऊर्जा ज्ञात करेंगे, बोर कक्ष के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ एक और टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे, हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं नेक्स्ट मेरे वीडियो के अंदर लेके जाने वाला हूं। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा। तो आज लेक्चर नंबर 2 में आपने क्या सीखा, बोर के 3 मॉडलों के बारे में मैंने आपको बतलाया। बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपको अच्छा लगता है, तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको आगे के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है, जेड और ICAR BHU के स्टूडेंट्स के लिए, और विशेषतः वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कंटेंट ज्यादा मिलता नहीं है नेट पे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।